द बिगिनिंग आफ्टर द एंड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये एपिसोड बहुत ही ज़्यादा सैड होने वाला है क्योंकि इसमें आर्थर रे और एलिस को अपनी सच्चाई बताने वाला है कि वो रीइंकार्नेट हुआ है, और साथ ही में हम आर्थर को पहली बार गॉड की दुनिया में इफियोथियोस में जाते हुए देखेंगे। तो ये सब कुछ अगर देखना है पूरी वीडियो को देखना, और हाँ, अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना ऐसे ही डिटेल में वीडियोस देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरू में हम आर्थर को देखते हैं। वो कहता है, मैं ट्रांसपोर्ट हुआ था यहाँ पे रिबॉर्न होके। कुछ हुआ था जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे शायद इस दुनिया पे खींच के लाया गया है। पर तभी रे कहता है, रुको रुको एक मिनट बेटा, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। पर ये सुन के एलिस अपने आप को रोक नहीं पाती, आर्थर के पास जाके कहने लगती है, आर्ट बेटा, तुम ये सब क्या कह रहे हो? दूसरी दुनिया? तुम ठीक तो हो ना? आखिर क्या चल रहा है? क्या तुम्हारे वो टीचर, उन्होंने तुम्हें ये सब कुछ बताया? आर्ट कहता है, नहीं मॉम, मेरे टीचर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, या तक कि किसी को नहीं पता सिवाय आपके। पर यहाँ पे एलिस ये सब कुछ मानना ही नहीं चाह रही है। पर तभी हम रे को देखते हैं। वो थोड़ा सा सीरियस होकर कहता है, हनी, इस लड़के को बोलने दो। और वो सीरियस होकर आर्थर की तरफ देखता है। आर्थर भी उसकी तरफ देखता है और अब नरेट करता है, मैंने अपने दुनिया के बारे में उन दोनों को सब कुछ बता दिया, कैसे वो दुनिया काम करता था, क्या मैकेनिक्स थे उसमें, और बाकी हर एक डिटेल जितना भी मुझे याद था। पर जब तक मैं ये सब कुछ बोल रहा था वो दोनों चुपचाप सुन रहे थे। हाँ, कभी कभी मेरे पापा या फिर रे वो मुझसे सवाल कर रहे थे, पर मम्मा वो पूरी तरह से चुप थी। मैं बता नहीं सकता कितना वक्त गुजरा। तभी आवाज़ आता है, किंग ग्रे, तो तुम्हारा फाइटिंग टैलेंट, तुम्हारा मैजिक। आर्थर रोकते हुए कहता है, हाँ, जो की सिस्टम हमारे पुरानी दुनिया में काम करता था, या कि माना सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है। और जो कि फाइटिंग का आइडिया, वो तो आपको पता चल ही गया है। पर दूसरी तरफ ये सुन के एलिस जैसे कि पागल हो जाती है। वो पागलों की तरह हंसने लगती है। वो बार बार कह रही थी, ये सब कुछ एक मजाक है ना बेटा, बताओ बताओ, तुम हमसे मजाक कर रहे हो। रे वो मजाक कर रहा है ना? वो रो रही थी। उसकी आंखों को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बस एक बार आर्थर के मुंह से सुनना चाहती है, ये सब कुछ जो भी उसने कहा ये सब कुछ एक मजाक था, सब कुछ झूठ था। पर आर्थर तभी कहता है, नहीं, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ था, पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मॉम। यह सुनते ही वो वहीं पे बैठ जाती है और आर्थर के साथ बिताया हुआ प्रिकॉशियस लम्हे को याद करने लगती है। सभी लम्हे जिसमें कि उन्होंने एंजॉय किया था, या फिर उसने मॉम की तरह उसकी केयर की थी। ये सब कुछ याद आते ही वो जैसे पागल हो जाती है। वो अब भी मानना नहीं चाह रही थी, पर तभी रे उसे समझाने की कोशिश करता है। अब ये सब कुछ बोल के आर्थर बाहर से बिना कुछ बताए निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अब देखते हैं आर्थर बाहर सभी के साथ बातें कर रहा था, और तभी पीछे से रे आता है और एली को उसकी मॉम के पास जाने के लिए कहता है। एली दौड़ के जाती, पर तभी दौड़ते हुए वापस आती है और आर्थर को हक कर लेती है। कहती है, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आप कहीं मत जाइए, बस हमेशा वापस ज़रूर आना। सीन शिफ्ट होता है। अब हम आर्थर और रे को एक जगह जाते हुए देखते हैं। रे एलिस के बारे में कहता है कि वो सो रही है। आर्थर पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं। रे उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। कहता है, हाँ, शॉक में है, पर लगता है ठीक हो जाएगी। ये सुन के आर्थर कहता है, तो अब आप लोग मुझ पे विश्वास करने लगे हैं? रे कहता है, क्या कर सकते हैं, तुम्हारे पास झूठ बोलने का कोई रीज़न तो नहीं है, और तुमने अब तक जितने भी कारनामे किए हैं सब कुछ को देख के ऐसा ही लगता है कि तुम सच बोल रहे हो। पर तभी आर्थर उससे पूछता है कि वो ठीक है कि नहीं। वो अब थोड़ी देर चुप रहता है और कहता है, क्या मैं ठीक हूँ? ऑफ कोर्स नॉट, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। ये कोई आसान बात नहीं है सॉल्व करने के लिए आर्थर। जितने भी मेमोरीज हमने बनाई थी वो सब कुछ क्या फेक था? बताओ, क्या तुम सब कुछ पहले से जानते थे? क्या सब कुछ अब तक जो भी तुमने किया, क्या वो सब कुछ फेक था? क्या वो सब कुछ बस एक एक्टिंग था? अब मैं तुम्हारे साथ कैसा एक्ट करूं? तुम मुझसे भी बड़े हो, और तुम्हारी मॉम जिसने कि तुम्हें एक बच्चा समझ के नरिश किया, बड़ा किया तुम्हें। और तभी वो पागलों की तरह वहीं पे दीवार पे जोरदार पंच मारने लगता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। पर वो अपनी इस बिहेवियर के लिए उससे माफ़ी भी मांगता है। पर आर्थर भी बहुत दुखी था। वो क्या कहेगा?
वो भी अब उसको एक्सप्लेन करने लगता है, कहने लगता है कि क्यों उसने ये सब कुछ कहा, क्योंकि वो यहाँ से जा रहा है बहुत समय के लिए। ये सुन के रे पूछता है, बहुत समय मतलब कितने समय? वो कहता है कुछ साल के लिए। ये सुन के रे और सैड होता है और कहता है यह बहुत ज़्यादा समय है ना? पर यह सुन के आर्थर आगे बढ़ने लगता है, पर तभी कहता है तुम्हें पता है। ओके, यहाँ पे वो इसीलिए तुम्हें कह रहा है क्योंकि अब रे भी जानता है कि उसकी एज कितनी है। मेरे पिछले जन्म में मेरे पास कोई भी ऐसी यादें नहीं हैं कि मेरे पास कोई परिवार था। मैं एक ऐसे एनवायरनमेंट में पैदा हुआ था जहाँ पे मेरे पास प्यार करने के लिए कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से मैं एक अनराइवल्ड फाइटर बना। पर जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ, तुम दोनों और बाद में एली, तुम तीनों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया जो मुझे पहले कभी नहीं पता था। पर इस दुनिया में आने के बाद मैं बहुत बहुत बेहतर इंसान बन चुका हूँ, बहुत ज़्यादा बेहतर। आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम लोगों को इतना ज़्यादा हर्ट किया। थैंक यू मुझे एक इतना अच्छा इंसान बनाने के लिए। यह सब सुन के रे रोने लगता है, आर्थर भी रोने लगता है और कहता है और फिर से एक बार शुक्रिया मुझे एक बेटे की तरह प्यार करने के लिए। यह कह के वो आगे चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम उसे विंसम और रिनिया के सामने आते हुए देखते हैं। विंसम कहता है तो तुमने अपना काम कंप्लीट किया? आर्थर कहता है हाँ चलो अब। रीना उससे फैमिली के साथ मिलने के लिए कहती, पर वो कहता है नहीं, मैंने उनसे बातें कर ली हैं और अपना सारा काम पूरा कर लिया है। वैसे मैं अब उन सबको आपके पास छोड़ के जा रही हूँ, उनकी अच्छी तरह से ध्यान रखना। पर तभी रिनिया वो भी उसे अच्छी तरह से समझाती है, अच्छी तरह से रहने के लिए कहती है। हम दूसरी तरफ विंसम को देखते हैं। वो किसी एक प्लेट के ऊपर अपनी उंगलियों को काट के उसमें से खून के बूंद गिराता है, जिससे वो प्लेट वो ग्लो होने लगता है और वहाँ पे एक पोर्टल तैयार होता है। अब जाते हुए आर्थर विंसम से कहता है, हे विंसम, क्या मेरे एक्सप्रेशन में कुछ चेंजेस हैं? वो कहता है हाँ, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि असुरास के अंदर जो फैंथोन असुरास है उनके जैसे। उनका भी कोई फेस में एक्सप्रेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी फोकस कर पाते हैं। ये सब सुन के आर्थर कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ। इस तरफ अब रे को अकेला देखते हैं। वो यही सब के बारे में सोच रहा था, बहुत दुखी था। वो अभी भी आर्थर की बातों को मान नहीं पा रहा था, या फिर वो मानना चाहता ही नहीं। उसके अंदर से जैसे कि आवाज़ आ रहा था, काश आर्थर ये सब कुछ मुझे बताता ही नहीं, मैं इस बारे में जानता ही नहीं। या फिर मुझे पहले से ही पता था आर्थर में कुछ अलग है, उसका स्किल, उसका सब कुछ जैसे कि अलग है। और तभी धीरे धीरे वो रिनिया के पास आता है। अब यहाँ पे रिनिया भी उससे बात करती है, उसे समझाने लगती है। पर यहाँ पे रे ये जान के और ज़्यादा शॉक होता है कि रिनिया को आर्थर के बारे में पहले से ही पता था। और ये सब कुछ सुन के वो सब कुछ अपना दुख दर्द उसको एक्सप्लेन करने लगता है। और इस तरफ रिनिया भी उसे अच्छे से समझाने लगती है। उनकी बातें ख़त्म होने के बाद तभी रिनिया उसे कुछ देती है और कहती है आर्थर के मास्टर ने यह तुम लोगों के लिए यानी लेविन फैमिली के लिए गिफ्ट देने को कहा है। और तभी उस पोटली के अंदर हम एक छोटे से भालू के बच्चे को देखते हैं। वो उसे खोलता है, पर तभी पीछे से एली आती है। वो उसे ले लेती है और कहती है ये बहुत क्यूट है पापा, ये बहुत क्यूट है, ये मुझे दीजिए। रे कुछ कहता रुकता, पर उससे पहले ही दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं, दोनों की आंखें शाइन होने लगते हैं। और रे यहाँ पे सोचता है यहाँ पे मेरा सपना चुरमार होता है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं इस बीस्ट के ऊपर बैठ के कभी लड़ाई के मैदान में उतरूंगा, पर अब लगता है ये मेरे प्रिकॉशियस बेटी के लिए सबसे बेहतर है। और यहाँ पे एली उसकी नाम बू रखती है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम रे को एलिस के पास आते हुए देखते हैं। वो उसके पास आके बैठता है। एलिस पूछती है कितनी देर से आखिर मैं सो रही थी? वो कहता है कुछ घंटे से। वो आर्थर के बारे में पूछता है। रे कहता है कि वो जा चुका है। पर वो अब फिर से रोने लगती है, कहने लगती है मैं बहुत हॉरिबल पर्सन हूँ, है ना? आई कॉल्ड आर्थर सिक। मैं ये कहना नहीं चाहती थी, मैं सच में ये कहना नहीं चाहती थी। पर यह सुन के अब अंदर ही अंदर रे भी पूरी तरह से टूट जाता है। वो भी उसे जैसे कि कहना चाहता था कि हाँ मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, पर वो अपने आप को कंट्रोल करता है क्योंकि उसे ही अब एलिस को समझाना है और संभालना है। एलिस चुप करती, पर तभी वो कहती है आई वंडर कि हमारा बेटा कैसा होता अगर आर्थर हमारा बेटा नहीं होता। पर यह सुनते ही रे पूरी तरीके से जैसे कि टूट जाता है। वो उसे चुप करने के लिए कहता है कि ये मत बोलो। पर एलिस कहने लगती है क्या वो मेरी तरह होता या फिर तुम्हारी तरह? पर रे बार बार उसे चुप करने के लिए कहता है। अब दोनों रोने लगते हैं, पर रोते हुए भी रे उसे अच्छे से समझाने लगता है।
संभालने लगता है। और कुछ ही देर बाद जब एलिस थोड़ी सी चुप करती है, रे उसके थोड़े से पास जाने की कोशिश करता है, पर तभी बाहर से एली कहती है, मम्मा बू को थोड़ा सा देखो। एलिस कहती है, बू? रे कहता है, अरे मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा ना। सीन शिफ्ट होता है। अब दूसरी तरफ हम गॉड की दुनिया में यानी एफियोथियोस में देखते हैं। फाइनली वहाँ पे आर्थर और विंसम वो दोनों एंटर कर चुके हैं। आर्थर इस जगह को देखता है और कहता है, तो यह है भगवानों की दुनिया। ये सच में बहुत बहुत खूबसूरत है। वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। विंसम कहता है, वेलकम टू एफियोथियोस आर्थर। और अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो इंद्रात के कासल में। और तभी सामने हम इंद्रात की कासल को देखते हैं और साथ ही में इस खूबसूरत सी दुनिया को। अब देखते हैं वो दोनों बहुत ही खूबसूरत एक ब्रिज के ऊपर से जा रहे थे। चारों तरफ का नज़ारा सच में बहुत खूबसूरत था। और कुछ ही देर बाद फाइनली वो कासल के गेट में आ जाते हैं। आर्थर पूछता है, अरे गेट के बाहर कोई गार्ड्स क्यों नहीं है? पर विंसम कहता है, वो लोग हमें तब से देख रहे हैं जब से हम ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे। चलो अब देर मत करो, हमें लॉर्ड इंद्रात को वेट नहीं करवाना चाहिए। दरवाज़ा खुलता है और वो लोग महल के अंदर एंटर करते हैं। ये जगह सच में बहुत खूबसूरत था। वो इस महल को देखता है और सोचता है, तो ये है सिल्विया की होम। लॉर्ड इंद्रात से मिलने से पहले वो विंसम से एडवाइस मांगता है और विंसम कहता है, मैं तुम्हें क्या बताऊंगा, वो क्या कहेंगे या फिर क्या करेंगे इस सब के बारे में मुझे थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है। तभी सामने हम और दो शायद गार्ड्स या फिर कुछ को देखते हैं। वो विंसम को वेलकम करते हैं और कहते हैं, तो फाइनली एल्डर विंसम आप इस ह्यूमन बॉय को ले आए। पर दूसरा बंदा कहता है, क्या ये अप्रोप्रिएट होगा, एक ह्यूमन हमारी प्रिंसेस को ऐसे कैरी करेगा? पर विंसम उन दोनों को समझाता है कि ये दोनों बॉन्ड है। तभी और एक गेट खुलता है, यानी लॉर्ड इंद्रात के पास जाने का दरवाज़ा। आर्थर थोड़ा सा डरा हुआ है, पर तभी गेट से एंटर करते ही उनके सामने लॉर्ड इंद्रात बैठे हुए। विंसम आते ही नोट करता है, पर आर्थर उसे देख के समझ नहीं पा रहा था कि उसकी ताकत कितना ज़्यादा हो सकता है। उसकी ऑरा को वो सेंस भी नहीं कर पा रहा था। पर तभी उसकी प्रेशर से वो डर जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसकी बॉडी ग्लो होने लगता है और जलने लगता है। वो नीचे नील होता है। पर तभी जब वो अपनी हाथों की तरफ देखता है, वहाँ पे सिल्विया नहीं थी। वो सामने देखता है वो लॉर्ड इंद्रात के पास था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता ये सब कुछ कैसे। पर लॉर्ड इंद्रात वो कहता है, क्या मैं अपनी ग्रैंड डॉटर को प्यार भी नहीं कर सकता? वैसे मैं देख रहा हूँ तुमने इसे अच्छे से ट्रेन नहीं किया। इसकी माना लेवल इंसल्टिंगली बहुत बहुत ज़्यादा लो है और वो बार बार ऐसे हाइबरनेटिंग स्टेट में जा रही है। तुमने सच में इसे कुछ भी ट्रेनिंग नहीं दी। ये सुन के आर्थर को जैसे थोड़ा सा गुस्सा आता है। पर विंसम कहता है, माफ़ी चाहूँगा हुजूर, पर मैं दिकातेन में था, मुझे इसे ट्रेन करना चाहिए था। अगर आप कहेंगे तो मैं इसे ट्रेन करूँगा यहाँ पे। और वो कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, इसे मैं खुद पर्सनली ट्रेन करूँगा। तभी सिल्वी जाग जाती है। वो उसे देख के सामने डर जाती है। लॉर्ड इंद्रात वो उसकी तरफ देखता है। सिल्वी भी देखती है। वो अपनी पापा की तरफ यानी आर्थर की तरफ देख के कहती है, पापा मैं कहाँ हूँ? आर्थर कुछ करता पर वो अपने आप को रोकता है, कंट्रोल करते हुए कहता है, हम थोड़े से दूर आ चुके हैं सिल्वी, वैसे तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है, हाँ पापा, पर मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्या मैं सो सकती हूँ? आर्थर नोट करता है और तभी कहता है, लॉर्ड इंद्रात, मुझे यहाँ पे लाने का आखिर मकसद क्या है? अगर सच में मुझे ट्रेनिंग करना था तो आप मेरे वहाँ पे यानी दिकातेन में कहीं भी करा सकते थे ना? तो मुझे इस भगवान की दुनिया में लाने का आखिर मतलब क्या है? विंसम कहता है, मुझे जितना समझ आ रहा है कि तुम्हें पता है कि यहाँ पे जो वार सामने आने वाला है उसमें जीतना हम दोनों के लिए अच्छा है और मेरे हिसाब से ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा अगर तुम यहाँ पे विंसम के साथ ट्रेनिंग करो या फिर मैं उसे कुछ ऐसे स्पेशलिस्ट प्रोवाइड करूँ जो कि तुम्हारी ट्रेनिंग में मदद करे। इसे एक ऑनर की तरह समझो क्योंकि तुम्हें जो ट्रेन करने वाला है उनसे ट्रेनिंग पाने का मौका यहाँ पे भी सबसे टैलेंटेड बच्चों को ही मिलता है। आर्थर पूछता है, आपको कैसे पता वार कब होगा और हमारे पास कितना टाइम है? लॉर्ड इंद्रात कहता है, इस बारे में तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं देख लूँगा, तुम बस अपनी ट्रेनिंग पे फोकस करो। मैं विंसम को नोटिफाई कर दूंगा जब तुम्हारी वापस जाने का समय होगा। आर्थर कहता है, रुकिए, और सिल्वी के बारे में क्या? वो कहता है, मैं उसे संभाल लूँगा, वो तब तक मेरे पास रहेगी जब तक उसकी ट्रेनिंग ख़त्म ना हो जाए। आर्थर ये मानना नहीं चाहता और कहने लगता है, क्या
इसमें कितना समय लग सकता है और मैं कब फिर से उसे मिल पाऊंगा? पर विंसम उसे ले जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम उन दोनों को बाहर देखते हैं। आर्थर सिल्वी के बारे में कह रहा था कि ये सही नहीं है, सिल्वी को मुझसे दूर करना, ये मैं सह नहीं पाऊंगा। पर विंसम उसे समझाता है, देखो ये हमारे लिए भी एक शर्मनाक बात है, हमें एक लेज़र बीम की मदद लेनी पड़ रही है, पर इसमें हम दोनों का बेनिफिट है और तुम और सिल्वी हमारे लिए एक बहुत ही कीमती ट्रेजर हो, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तुम दोनों के साथ बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। और तभी आर्थर को वो एक ऊँट के पास आके धक्का मारता है। आर्थर पेड़ के अंदर जैसे कि समा जाता है, पर उसमें से टेलीपोर्ट होके वो अलग ही एक जगह पे पहुंच जाता है। विंसम भी वहाँ पे आ चुका था और कहता है, अरे कोरडोरी, फिर से तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। सामने से हम एक बंदे को आते हुए देखते हैं। वो भी विंसम को देख के ग्रीटिंग्स करता है और आर्थर को देख के कहता है, तो ये है वो ह्यूमन बॉय। विंसम कोरडोरी को उससे मिलाता है, इंट्रोड्यूस करता है कि वो उसका एक दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त। पर तभी उसके हाथ में एथर ऑर्ब देख के वो कहता है, क्या सच में लॉर्ड इंद्रात ने तुम्हें एथर ऑर्ब दिया? वो कहता है, हाँ उन्होंने दिया। क्या सच में लॉर्ड इंद्रात एक इंसान पर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं? आर्थर को ये समझ ही नहीं आ रहा था। वो कहता है, आप दोनों आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं? कोरडोरी कहता है, ये तुम्हारी ट्रेनिंग को बहुत आगे बढ़ाएगा। हम ड्रैगन रेस की एबिलिटी जो एथर को इन्फ्लुएंस करने की है उसे बोरो कर रहे हैं, एक पावरफुल एलिमेंट जो कि पूरे यूनिवर्स को इन्फ्लुएंस करता है। और ऐसे ही इस ऑर्ब का यूज़ करने से तुम्हारी बॉडी और सोल दोनों अलग हो जाएंगे, यहाँ तक कि तुम टाइम को तक मैनिपुलेट कर पाओगे। पर आर्थर को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर तभी विंसम पीछे से कहता है, ये एथर रिच बॉन्ड तुम्हारी ट्रेनिंग को एक्सेलरेट करेगा और साथ ही में ट्रेनिंग करते हुए जो भी तुम्हारे साथ होगा सब कुछ हील हो जाएगा। तभी कुछ अजीब होने लगता है। आर्थर के चारों तरफ वो बॉन्ड का लिक्विड उसे जैसे कि ढकने लगता है। आर्थर कहता है, रुको, क्या चल रहा है? विंसम हंसते हुए कहता है, तुम जल्दी ही देखोगे। सो ये एपिसोड इसी के साथ खत्म होता है। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा। अगर आपको देखना है जल्दी से जल्दी लाइक करो, शेयर करो और हाँ, कमेंट में अपना ओपिनियन बताना मत भूलना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।